है, दूसरी जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक जो कॉम्बिनेशन है, उसका स्टडी करना है। बेसिकली किसी भी आयुर्वेदिक इस तरह के दवाइयों का कैसे स्टडी होनी चाहिए, उसका एक परंपरा मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। उसी विधि से आप बाकी की जो चीज़ें हैं, उसमें भी अभ्यास करेंगे और एक सफल चिकित्सक आप वहाँ से फिर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का जब हम निर्माण विधि सीखेंगे, उसके बारे में जानने के लिए, किसी भी रसायन के बारे में, दवाइयों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि वह दवाई किस अध्याय में है, किस रोग से संबंध रखने वाला है। बता सकते कोई? च्यवनप्राश को आचार्यों ने किस रोग में बताया है? सर इम्यून सिस्टम के लिए। अभी सटीक नहीं बताया आपने। जरावस्था में सर। अभी आपने सटीक नहीं बताया सर उसके लिए कायाकल्प के लिए। नहीं, कायाकल्प के लिए नहीं, उसके रसायन किस रोग अध्याय में है? काश है सर, काश, काशवास। कायाकल्प के लिए। अरे भैया आपने मर्जी से मत बताइए। आयुर्वेदिक ग्रंथ में कहा, उसके बारे में क्या लिखा है वो बताना है आप लोगों ने। श्वास काश के लिए। श्वास काश के लिए तो है ही, लेकिन रोग अध्याय किस रोग से है? चरक ने जो निदान पंचक में जो 8-9 प्रकार के जो रोग बताया है, उनमें से कौन सा रोग को टच करता है? बताइए। नमस्कार सर। हाँ अविनाश जी, आप बताइए जरा। अविनाश जी, किस रोग से संबंध रखता है? च्यवनप्राश का वर्णन कहाँ किया है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। ऐसे ही मैं बोलते जाऊं और आप लोग सुनते जाओ, अच्छी बात नहीं है, आपस में भी डिस्कशन होनी चाहिए। आयुर्वेद में राजयक्ष्मा एक रोग है जिसका नाम है राजयक्ष्मा। टीबी। अब टीबी भी हम नहीं कह सकते, राजयक्ष्मा। हाँ, टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, ये राजयक्ष्मा का एक अवस्था है, एक भेद है। बहुधा क्या होता है ना, राजयक्ष्मा कहते हैं, टीबी में दिमाग चला जाता है ना देवराज जी। लेकिन राजयक्ष्मा अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि राजयक्ष्मा कितनी बड़ी और विशाल चीज है। आजकल हमारे आसपास में राजयक्ष्मा के रोगी कितने आते हैं और उनको हम एक सटीक निदान न होने की वजह से वो कितने भटकते हैं, वो अभी समझ में आएगा। और प्रसंग है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश हम लोग बनाते हैं, बना करके रोगी को देते हैं। रोगी भी अच्छा च्यवनप्राश खाओ सर्दी में। मैं खुद बनाता हूं सर। बनाते होंगे, लेकिन आपको पता है कि च्यवनप्राश कहाँ, वर्णन च्यवनप्राश का कहाँ बताया है आयुर्वेद में? नहीं पता सर। नहीं पता। चलिए जरा, पहले बात तो भेषज रत्नावली में जो च्यवनप्राश है वो राजयक्ष्मा अधिकार में बताया है, तो इसे नोट करिए। च्यवनप्राश इज इक्वल टू राजयक्ष्मा। ब्रैकेट में लिखिए क्षय क्षीणादौ। क्षय और क्षीण, कुछ ऐसा रोग, कुछ ऐसा समस्या, कुछ ऐसा अवस्था जहां शरीर कमजोर हो जाता है, क्षय और क्षीण हो जाता है, उसे हम राजयक्ष्मा कहेंगे। बहुत सारे वो समस्या, वह कारण जिससे शरीर क्षय और क्षीण हो जाए, वह राजयक्ष्मा। चलिए मैं आपको अपना वेबसाइट शेयर करता हूं, क्योंकि सटीक जानकारी वेबसाइट से हमें मिल जाती है, सहज रहेगा। ये देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर राजयक्ष्मा, ध्यान से देखिएगा। च्यवनप्राश को समझने के लिए आज का क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
इस कंडीशन को, इस चीज को समझे बगैर हम च्यवनप्राश बना करके जड़ी बूटियों की नुकसान है, खराबी है, उसका नाश ही हो रहा है। रोगी को हम दे रहे अंधाधुंध, क्योंकि आयुर्वेद क्या बताता है, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वैद्य का जो दृष्टि है वही बेसिकली आयुर्वेद है। एक वैद्य किसी दवाई को क्या सोच के साथ देता है, वह दवाई उसी सोच के ऊपर काम करता है। उस दवाई में अपना प्रभाव भी है, अनंत प्रभाव है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि कोई भी दवाई वैद्य के निर्देश से ही काम करता है, यह बात आपको समझना होगा। सितोपलादी चूर्ण सिर्फ खांसी समझ करके दोगे तो वो खांसी को ही ठीक करेगा, मगर सितोपलादी चूर्ण कफावृत जो वायु है उसमें राजियक्ष्मा समझ कर के सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सितोपलादी भी राजियक्ष्मा के ही संदर्भ में बताया है। तो ये तो राजियक्ष्मा है और उसके परिणाम से खांसी हो रही है, ऐसा समझ करके अगर हम सितोपलादी देंगे तो सितोपलादी आपके सोच से अगले शरीर में काम करता है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य आयुर्वेद के दृष्टि से जीवित अज्ञा है, उसमें चेतना है और उस चेतना को निर्देश देता है वैद्य। इसीलिए वैद्य को सिर्फ इतना जानने से पर्याप्त नहीं होगा कि आप किस दवाई को किस अवस्था में देंगे, इतना जानने से पर्याप्त नहीं है। आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि सितोपलादी चूर्ण राजियक्ष्मा के संदर्भ में, अब उसमें स्टडी क्या करना है, अब हमारे पास स्टडी का पार्ट क्या है, सितोपलादी को कैसे स्टडी किया जाए, ऐसे ही च्यवनप्राश को कैसे स्टडी किया जाए, उसका रूट क्या है। तो रूट ये है कि हमें पहले जाके ये पकड़ना होगा कि राजयक्ष्मा है क्या चीज, जिसके लिए च्यवनप्राश या सितोपलादी बताया जा रहा है। राजयक्ष्मा के पूर्व रूप, राजयक्ष्मा के लक्षण, राजयक्ष्मा के हेतु को अगर हम ध्यान से स्टडी करेंगे और उन बातों को रोगी में अप्लाई करेंगे तो हमें सितोपलादी का और च्यवनप्राश में डाले जाने वाले इन दवाइयों का गुण धर्म को अगर हम उसके साथ जोड़ करके देखते हैं तो महाराज कई दिन तक नींद नहीं आएगी, इतना मजा आता है आयुर्वेद में। उसको स्टडी करने के बाद इतना आनंद होता है कि वाह क्या बात है यार, ये कि हमारे पूर्वाचार्य कितने महान थे, कितने जबरदस्त थे, जो कि इन जड़ी बूटियों के गुण धर्म को कैसे एक रोग के अनेक प्रकार के लक्षणों को कवर करने के लिए जड़ी बूटियों को एक रूट, एक लाइन बनाया कि हम आंवला डालेंगे, पाटला डालेंगे, अरणी डालेंगे, गंभारी डालेंगे, बेल का छाल डालेंगे। ये सारे जड़ी बूटियां देखो कैसे एक श्रृंखला, एक परंपरागत, एक आबद्ध होकर के उस एक रोग के अनेक से अनेक उन लक्षणों को कवर करता है। चलिए जरा देखते हैं राजयक्ष्मा, क्योंकि हमारा वैशज्य रत्नावली भी और सभी जो हमारा ग्रंथ है वो च्यवनप्राश को राजयक्ष्मा, इसको स्टडी, इस विधि से अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें च्यवनप्राश कहाँ देना है, क्यों देना है, समझ में आएगा। उसमें जड़ी बूटियां कौन कौन से है वो समझ में आएगी कि उनमें उनका गुण धर्म क्या है और उसका राजयक्ष्मा के साथ कैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव है। ये सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राजयक्ष्मा। ठीक है, तो राजयक्ष्मा लिखा तो देखिए सारा ही हमारे सामने क्या आ गया। सबसे ऊपर क्या लिखा है, शोष रोग। शोष का मतलब शरीर के अंदर जो टिश्यू है, शरीर के अंदर जो भी स्रोतस है, रास्ते हैं,
जहाँ से यूरिन बहता है, स्पर्म बहता है, मल, मूत्र, रस, रक्त आदि धातु जहाँ से बहते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, कुछ आंखों से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, ऐसे जो रूट है वहाँ पर बहुत सारी चीजें बहते हैं, चाहे वहाँ से हार्मोन्स बहे, चाहे वहाँ से कोई न्यूट्रिशन बहे, चाहे कोई भी बहे, वो शरीर में इस तरह के जाल बिछे हुए होते हैं। उन सभी को हम अगर रूट कहेंगे, स्रोतस कहेंगे, उन स्रोतसों का, उन रूट का कमजोर हो जाना, सूख जाना, कमजोर हो जाना, इसका मतलब है द्रव्य, गुण और कर्म से हीन हो जाना। उसका जो स्वरूप और उसकी जो प्रकृति है, उससे वो अपने स्वरूप से हीन हो जाना, प्रकृति से विहीन हो जाना। उसका जो स्वयं का कर्म, जैसे लीवर है तो लीवर क्या करता है, कई प्रकार के पाचक द्रव्यों को उत्पन्न करता है, तो वो अपने कर्म से विहीन हो जाना, उस तरह के काम नहीं कर पाना। तो ये तमाम जो चीजें नहीं हो पा रहा है, तो उस अवस्था को हम, वो बाद में जाकर के और ज्यादा हंगामा हो जाता है, उस वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, उन्हें हम शोष रोग कहेंगे। यानी हम कहेंगे रसवह स्रोतो दुष्टि। राज्य अक्षमा को हम क्या कहेंगे फाइनली, रसवह स्रोतो दुष्टि। रस यानी शरीर में जो प्रोटीन है, कई प्रकार के न्यूट्रिशन है, वो जहां जहां से होते हुए गुजरते हैं, उन गुजरने वाले रास्तों में आने वाली कुछ दिक्कतें, जिसमें कमजोरी उस एरिया में हो जाती है, उस अवस्था को रसवह स्रोतो दुष्टि हम कहेंगे। क्लिक किया। सबसे पहले हम जाएंगे च्यवनप्राश स्टडी करने के लिए, पूर्व रूप। अब इसको एक एक करके आप लोगों ने एक कॉपी में नोट करना है। बाद में जब हम च्यवनप्राश में दिए जाने वाले जड़ी बूटियों का गुण धर्म स्टडी करेंगे, तो इसके सिम्टम्स और पूर्व रूप की बातें इसके साथ उधर जोड़ना होगा। आ रहा समझ में? चलिए पूर्व रूप में हम क्लिक करते हैं। ये मनगढ़ंत नहीं है, सभी आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताए हुए बातें हैं। एक व्यक्ति आया, कहता सर मेरे साइनस भी है, साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, और वेट लॉस हो रहा है, मोटापा कम हो रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है, कमजोरी हो रही है, शरीर घटता जा रहा है, साथ में साइनस की भी दिक्कत है। ग्रंथकार बोलते हैं यह राजयक्ष्मा का ही पूर्व रूप अवस्था है। हो सकता है, हो सकता क्या है राजयक्ष्मा। हम लोगों ने पूर्व रूप अवस्था को क्या माना है, कोई है ऐसा जिसको पूर्व रूप अवस्था किस भला का नाम है पता नहीं है? कोई है तो बताइए जरा, हैंड रेंज, हाथ को उठाइए। हाँ, पूर्व रूप अवस्था किसको बोलते हैं? युवराज जी को नहीं पता, रामपाल जी को पता है कि नहीं? सर जी, जो भी कोई रोग होता है ना, उससे पहले होने वाले उसके अंदर जो सिम्टम पाए जाते हैं उसको पूर्व रूप होते हैं बोलते हैं। मुकेश जी ने बिल्कुल सही कहा, पूर्व रूप अवस्था। हम लोगों ने संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम, ये तो हम चरक नाड़ी परीक्षण की क्लास में पढ़ते आते हैं। देवराज जी ने सर्दी के मौसम में, सर्दी का मौसम किस दोष का संचित अवस्था है? कफ। कफ का। शरद ऋतु में देवराज जी ने बहुत अधिक कफ को संचित करने वाली या कफ को बढ़ाने वाली आहार का खूब सेवन किया। हालांकि सर आयुर्वेद तो यही बताता है। सर जी,
शरद में शिशिर ऋतु में। हाँ जी, शिशिर ऋतु में, शिशिर। मैं हेमंत ऋतु की बात कर रहा हूँ। हेमंत हेमंत। हेमंत शिशिर। हाँ, हेमंत जो ऋतु है, इस ऋतु में शरीर जो है, शरीर में क्या होता है, हेमंत ऋतु में शरीर में पित्त का समन होता है और कफ जो है वो संचित अवस्था में रहता है, नवंबर और दिसंबर में, है ना। हेमंत ऋतु में मधुर रस प्रदान जो व्यवस्था है वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, यानी पृथ्वी से उत्पन्न जितने भी जो पदार्थ है, चाहे आप पानी भी पियोगे तो वहां पर जल और पृथ्वी महाभूत प्रदान मधुर रस उस पानी में होगा। कोई फल फ्रूट भी खाओगे, हेमंत ऋतु में उत्पन्न होने वाली नवंबर दिसंबर में जो भी फल उत्पन्न होता है ना इस दुनिया में, हमारे इस हिंदुस्तान में, या हम कहेंगे कि हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में जिस तरह की सर्दी होती है, उस तरह की सर्दी जहां भी होगा वो हेमंत ऋतु परिचर्या वहां होना चाहिए, ग्रंथकार ऐसे बोलते हैं। अगर गर्मी के मौसम में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और हेमंत ऋतु जैसा स्थिति वहां दिखता है, तो आहार विहार कैसे होना चाहिए, हेमंत ऋतु के ही हिसाब से होना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हेमंत ऋतु में जो पित्त है, विकृत जो पित्त है, क्योंकि शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु शुरू होता है, शरद ऋतु में पित्त प्रकोप अवस्था में होता है और वायु शमन अवस्था में होता है। तो प्रकोपित जो पित्त है वो हेमंत ऋतु में समन हो जाता है। हेमंत ऋतु में क्या होता है, समन होता है। इसीलिए हेमंत ऋतु में बहुत ज्यादा उष्ण, स्निग्ध, गुरु इस तरह के पदार्थों का हम सेवन करते हैं। उष्ण, स्निग्ध, गुरु इस तरह के पदार्थों का हम सेवन करते हैं, क्योंकि उस समय हम जितने भी जो कुछ भी हम खाते हैं मधुर रस प्रदान होकर के हमारे शरीर को पोषण देने वाले भाव के रूप में शरीर में रहता है। मैंने क्या बोला, समझ में आया। आप नवंबर दिसंबर में कुछ भी खाओगे, वो भोजन समूचे 12 महीने में आपके शरीर को मधुर रस प्रदान, कफ को बढ़ाने वाली, शरीर में ताकत को देने वाली इस तरह के परमाणुओं और इस तरह की ऊर्जा को लेकर के पूरे शरीर में रहता है। हाँ, इतना है। हाँ जी, इस भगवान जी प्लीज आप ऑडियो को म्यूट रखिए। जो शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु कफ का संचित अवस्था है, और जो वसंत ऋतु है वो कफ का प्रकोप अवस्था है। कौन सा अवस्था है कफ का, कफ का प्रकोप अवस्था है। तो प्रकोप अवस्था में अगर हम कफ कारक चीजें, हेमंत ऋतु में जो चीजें हम सेवन कर रहे थे, अगर हम चैत्र वैशाख में भी वही चीजें अगर हम सेवन करते, जैसे अभी अभी का वसंत ऋतु है, कषाय रस प्रदान है, तो सर्दी में जो हम खा रहे थे ना, उन चीजों का त्याग अब हमें इन ऋतु में करना है, वसंत ऋतु में करना है। आजकल का जो ऋतु है कफ के प्रकोप अवस्था वाला ऋतु है। यहाँ पृथ्वी और वायु ये दोनों महाभूत प्रकोपित अवस्था में होते हैं। इसका जो विपाक है लघु और कटु होते। बलदेव जी, सभी को आ रहा है समझ में। इसलिए प्रकोपित जो कफ है, इसके लिए आजकल का जो मौसम है वो बमन करने वाला मौसम है। क्या है, हेमंत ऋतु से जो भी चीजें हमने खाया है, वो खाए हुए आहार पदार्थ जो शरीर में पोषण देने वाले परमाणु के रूप में जो जाना था वो चला गया। अब जो बचा हुआ है मल रूप में जो कुछ आया हुआ है, टॉक्सिन का निर्माण करने वाला, जिन्हें हम श्लेषक कफ कह सकते हैं। शरीर में स्नेह अधिक मात्रा में अगर बना हुआ है तो उस स्नेह को नष्ट करने के लिए हमें आजकल एक कुछ दिन में विरेचन जरूर देना है। समझ में आया। अगर हम बमन जरूर देना, अगर हम बमन नहीं देंगे तो क्या होगा, यह स्नेह से युक्त जो कफ है जिसको हमने हेमंत ऋतु से नवंबर दिसंबर से हमने जिसको शरीर में स्टोर किया था, वो हमारे शरीर में वही स्नेह जाकर के
क्या क्या करेगा? वही स्नेह बढ़ते क्रम में शरीर में जाएगा और घूमेगा। किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन देगा, किसी को किडनी में स्टोन देगा, किसी को कहीं जाकर ट्यूमर देगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। बेसिकली ये सभी चीज क्या है? स्नेह का हिस्सा है। और ये स्नेह हमारे शरीर में कब से तैयार हुआ है? हेमंत ऋतु से। आपने नहीं बल्कि प्रकृति के माध्यम से भी जो आया है वही चीजें स्टोर होते हुए ये चैत्र वैशाख तक, इन दिनों तक, आज तक आ गया जी। अब इसको हमें क्या करना होगा? प्रॉपर तरीका से स्नेह करके एक छोटा सा बमन दे दो, ज्यादा देने की, एक उल्टी करने वाली दवाइयां उसको दे दो, विधि पूर्वक, पूर्व कर्म और ये सारी चीज करके कम से कम 9-10 या 4-5 बेग आ जाए। पहले से ही बमन विधि से जो तैयारी, हम 4-5 दिन पहले से उसकी तैयारी होती है, उसमें स्टीम दिया जाता है, मसाज किया जाता है, घी, मेडिकेटेड घी रोगी को पिलाया जाता है, उसके बाद एक बमन दिया। इसको करने से क्या होगा? वह जो स्नेह है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ग्रंथकार यहाँ क्या बताते हैं? च्यवनप्राश के संदर्भ में अभी हम राजयक्ष्मा इस विषय को, क्योंकि च्यवनप्राश उसी में ही हम प्रयोग करने वाले हैं। तो वेट लॉस के साथ अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो ये पूर्व रूप अवस्था है। अच्छा, हम पूर्व रूप अवस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो संचित अवस्था अभी हमने देखा। कफ जो है संचित से लेकर के प्रकोप तक वहां पर हो गया, संचयम च प्रकोपम च। अगर आपने यहाँ बमन नहीं किया तो क्या होगा? वह चीजें प्रसर होने का मतलब है शरीर में बाहर बहना शुरू हो जाएगा। वो जो स्नेह रूप का जो कफ है, हेमंत ऋतु सर्दी में आपने खूब चकाचक आपने चीजें खाया है ना, मम्मी पापा ने, आपके मिसेज ने कुछ बनाया होगा। क्या क्या बनाते सर्दियों में? बादाम का कुछ बनता है, बादाम गुड़ डाल करके जो बनाते हैं ना, मेवा वगैरह, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें खाया जाता है सर्दियों में। बलदेव जी बताइए क्या क्या होता है? सर पंजीरी बनती है सबसे पहले तो। सर्दियों में पंजीरी बनती है। पंजीरी कैसा है? गज और क्या उसमें घी डालता है। हाँ, गजरेला गजरेला हो गया। और क्या है? गजक ये सभी गजक चीजें खोआ सर्दियों में खाने वाली चीजें। और क्या खाया हमने? सर, दूध का खोआ। दूध का खोवा सर्दियों में खाने वाली चीजें। ये कैसा है? गुरु है, उष्ण है, स्निग्ध है, ऐसा ही है ना ये सारा। ग्रंथकार ने कब बताया है? सर्दियों में खाने के लिए। गलत तो नहीं बताया ऋतु के हिसाब से। हाँ, इतना जरूर बताते कि सर्दी के मौसम में अगर आपको सर्दी का महसूस नहीं होता है, हेमंत ऋतु का कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, तो गजरेला या अगड़म बगड़म खाने से क्या हो जाएगा? शरीर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि ऋतु वैषम्य बोलते हैं इसको। लेकिन अगर कड़ाके की सर्दी है और हेमंत ऋतु का जैसा, जैसे कि जो कि नवंबर दिसंबर में जिस तरह की चीजें जो ऋतु होनी चाहिए वैसा अगर है, तो गजरेला भी हम खा सकते हैं, पंजीरी हम खा सकते हैं। लेकिन गजरेला और पंजीरी में क्या है? स्नेह ज्यादा है ना। स्नेह मीन्स चिकनाहट, ऑयली चीजें वो ज्यादा है। अब वो जो स्नेह है प्रॉपर तरीके से अगर डाइजेस्ट है तो शरीर के अंदर बल का निर्माण करने वाला, सुंदर कफ का निर्माण करने वाला, शरीर को पोषण और धारण करने वाला, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण करने वाला, और भी इस तरह के आंखों के लिए हितकारी, हमारे मसल्स के लिए हितकारी, धातुओं को निर्माण करने वाली, टिश्यूज का परिपोषण करने वाली, सब कुछ है। लेकिन ऋतु वैषम्य होते ही, जैसे ही वो कफ के प्रकोप अवस्था में आ जाता है, वसंत ऋतु अभी चैत्र और वैशाख में, तो अब क्या है? वो स्नेह जो हमारे शरीर में ओवरडोज बन करके, एक्स्ट्रा एक्सेस होकर के रहा हुआ है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही होगा। अगर नहीं निकाला तो वही शरीर के अंदर रह करके प्रसरम इधर से उधर भटकना शुरू हो जाएगा। एक धातु से दूसरे धातु में चला जाएगा, एक धातु से, जी हो रहा है, एक धातु से दूसरे धातु में प्रसर करेगा। प्रसर मीन्स गति करना, चले जाएगा। वो बिगड़ा हुआ अपना झोला तुम्बा लिया और दूसरे को मारने चला गया।
और जाएगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा, किडनी में स्टोन होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा। जहां जहां पर भी यत्र संग खवई गुण्यात, जहां पर विगुणता होगा, जहां पर कमजोरी होगी, जहां के टिश्यूज में पहले से ही कोई प्रॉब्लम होगा, उस जगह में जाकर के स्टोर होगा और वही स्नेह वहां बैठ करके कोई ना कोई रोग उत्पादन करेगा। किडनी में बैठेगा तो स्टोन, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। गॉल ब्लैडर में जाके बैठा, चिपक गया तो वहां के रोग। लंग्स में बैठा तो लंग्स के रोग, आंख में बैठा तो आंख के रोग, जीभ में बैठा तो जीभ के रोग, कान में बैठा तो कान के रोग, ब्रेन में बैठा तो ब्रेन के रोग। वही एक चीज गति बिगड़ते हालत में निकल जाता है। यत्र संग खवै गुण्यात, यत्र संग खवै गुण्यात व्याधि शत्रुपजायते। जहां जाकर के रुकता है, रोकने से उस स्थान के परमाणुओं को कमजोर करता है, क्योंकि वो खुद तो कमजोर है। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, हमारा शरीर में जो वायु है, जो गति करने वाला है, वो प्राकृत अवस्था के परमाणुओं को ही गति करता है, बिगड़े हुए परमाणुओं को गति नहीं करता। सामान्य से रूप से हम देखते हैं, एक माँ बाप या एक छोटा लड़का लड़की, कोई भी अपने घर में छोटा जो घर में पला हुआ जो कुत्ता है, जब तक सही सलामत रहता है तब तक वो लोलो बेबी होता है। पता चल गया रेबीज हो गया, कोई टच करने वाला नहीं है। पता चला पागल हो गया, कोई टच करने वाला नहीं है। पता चला कुछ हो गया, कोई छूने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं। कल का लोलो बेबी आज पागल, देखने वाला नहीं, डंडे ही बजाएंगे, सब परिवार के लोग तो बजाएंगे, बाहर के लोग भी बजाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो संचित है, जो सही है, व्यवहार में उसकी जय जयकार है, व्यवहार में उसकी पूछ है। जो प्रकृति के इस रूल से बाहर हो जाता है, इस नियम से बाहर हो जाता है, वो चाहे आप में हूं, चाहे शरीर के अंदर के कोई एक कार्यवाही हिस्सा हो, वो अगर गति से विहीन हो जाएगा तो उसको धक्का देने वाला कोई नहीं है, उसको चेतना देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए खवई गुण्य, तो वो उस जगह में रह करके रह ही जाता है। फिर जो हार्ट पंपिंग करता है, न्यूट्रिशन को लेकर के जाता है उस जगह में, वहां पर वो रहता है उस जगह, जाता तो है हार्ट से, ऊर्जा के साथ प्राणवायु भी पहुंचता है, सब कुछ पहुंचता है, रंजक पित्त भी पहुंचता है। बेसिकली क्या है कि उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उतने एरिया को छोड़ देते, उतने एरिया को छोड़ देते हैं, ये डैमेज है, डेड है, ये मेरे मतलब का नहीं है। वो हार्ट से निकलने वाले परमाणु भी उसको छुए बगैर ही अगल बगल से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो खवई गुड़ना, फिर वहीं से व्याधि उत्पन्न होता है। ट्यूमर कैसे हुआ वैसे, फाइब्रॉइड कैसे हुआ वैसे। अब देखो एलोपैथ वालों का मजाक क्या है कि अगर फाइब्रॉइड है तो उसके अलग से दवाई, ट्यूमर है तो अलग से दवाई, नाम अलग है, अलग अलग नामों से डराया जा रहा है, अलग अलग दवाइयां दिया जा रहा है। बेसिकली संप्राप्ति क्या है, हेमंत ऋतु से उत्पन्न हुआ और हमारे चैत्र विशाख वसंत ऋतु के बिगड़ने के बाद भी उस चीज को हमने बाहर नहीं निकाला, अंदर ही रह करके वो स्नेह, चिकनापन मल के रूप में परिवर्तित हो गया, शरीर में कहीं ना कहीं भटक रहा है। कमजोर स्थान को देख करके वहां स्थित होता है, वहां स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो तो खराब परमाणु था, इसीलिए रोगों का जनक बन जाता है, कारक बन जाता है। कहीं ना कहीं जहां जाके रुकेगा उस स्थान से संबंधित रोग होगा। इसीलिए स्नेह का, अगर हमारा चिकित्सा क्या होगा, उस स्नेह को कैसे निकाला जाए शरीर से। प्रमेह, डायबिटीज हो रहा है, वस्ती क्षेत्र में स्थित जो वही स्नेह, अगर वही स्नेह वस्ती स्थान में चले जाएगा तो प्रमेह हो गया। स्नेह तो वही है जो हेमंत ऋतु में तैयार होकर के आपने वसंत ऋतु में निकाला नहीं, वही प्रमेह का कारक है। तो च्यवनप्राश को पढ़ना उतना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है इसके अगल बगल की चीजों को समझना। तो पूर्व रूप अवस्था का मतलब क्या है, वह जो स्नेह किसी स्थान में जाकर के
स्थित हुआ, रह गया। अब वहां से कुछ रोग उत्पन्न होने की तैयारी कर रहा है। हमारे शरीर को गति देने वाला जो वायु है उस स्थान को इग्नोर कर रहा है, उस परमाणुओं को नजरअंदाज कर रहा है। इसको हम कहते हैं पूर्व रूप अवस्था। ये वो अवस्था है जहां जैसे डायबिटीज में बाल घुंघराले हो जाते हैं, कंघी करो तो अटक जाता है, दांत में मैल जम जाता है, कान में मैल जम जाता है, पेनिस में कृमि जैसा निकलता है, शरीर में आलस्य आता है, उबासी सुस्ती आती है, प्रमेह का पूर्व रूप। ऐसे ही च्यवनप्राश अभी हम पढ़ रहे हैं तो राज्यक्षमा से संबंध रखने वाला च्यवनप्राश है, तो उसका प्रयोग हम च्यवनप्राश राज्यक्षमा की पूर्व रूप अवस्था को समझ करके ही प्रयोग करेंगे। पूर्व रूप अवस्था याद आया तो राज्यक्षमा याद आया, इसका च्यवनप्राश कहाँ क्यों कब किस तरह से देना चाहिए समझ में आएगा। देखिए जरा, तो हमारे पास वेट लॉस के साथ साइनस का प्रॉब्लम लेकर के आया तो वहां हम च्यवनप्राश दे सकते हैं। नजला है, जुकाम है, लंबे समय से है, रोगी दवाई खा खा करके परेशान हो गया, सर दवाई तो खा के परेशान हो गया, अमुक डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने मेरा जो जुकाम नजला था, जो साइनस था ना सर, दवाई तो दिया, क्या दिया जी, अमुक दवाई दिया। दवाई जब तक खाएंगे तब तक तो ठीक रहेंगे, लेकिन दवाई छोड़ते ही फिर जस का तस। गलती कहाँ है? हो सकता है उस वैद्य की समझ में गलती हो, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कोई भी दवाई वैद्य के सोच के ऊपर निर्भर करता है। वो वैद्य ने अगर प्रतिश्याय समझ करके चिकित्सा दिया है तो राजयक्ष्मा का जनक यानी उसके पूर्व रूप अवस्था में उत्पन्न होने वाला नजला जुखाम प्रतिश्याय उस दवाई से कभी ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, नहीं होने वाला। पूर्व रूप अवस्था में बहुत ज्यादा, आप देखो, हाँ जी ये दवाई खाया नहीं, रोगी बोलता है सर बार 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 हो रहा है, ठीक होता है फिर होता है, तो हमें समझना है भैया ये तो पूर्व रूप अवस्था है राजयक्ष्मा का। साथ में रोगी को भूख नहीं लगता, थक जाता है, परिश्रम किए बगैर ही रोगी थक जाता है, लेजिनेस बहुत ज्यादा थकावट उसमें होती है, उसके चेहरे में चमक तो है लेकिन पूरा शरीर कमजोर है, निस्तेज है, उसमें इरिटेट होने की बहुत व्यवस्था है, चिड़चिड़ापन रहता है। ये वो रूट है, ये वो बातें हैं, ये वो लक्षण है, ये वो पूर्व रूप अवस्था है, ये वो समझ है जिसके तहत हम च्यवनप्राश को देना है या नहीं देना है को समझ रखता है। इन इन अवस्थाओं में, इन इन परिस्थितियों में यह तो भैया राजयक्ष्मा का पूर्व रूप है, ऐसा समझ करके राजयक्ष्मा से संबंधित आहार विहार को समझते हुए, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, उसी प्रकार के भोजन, उसी प्रकार के व्यवहार, उसी प्रकार का दिनचर्या के साथ हमें च्यवनप्राश रोगी को देना है। आ रहा है समझ में? राजयक्ष्मा अगर रोगी होगा तो दोष रहित वस्तु में भी दोष देखने की आदत है। राजयक्ष्मा के पूर्व दोष रहित, अब देखो बहुत सारे रोगी ऐसे आते हैं ना, उसको हर किसी से शिकायत रहती है, हर वस्तु से शिकायत रहती है, हर चीजों में कोई ना कोई नेगेटिव चीजें वो ढूंढता है, उसके शरीर मन बुद्धि में नकारात्मकता ज्यादा है, हर किसी से झगड़ा, हर किसी से नफरत, हर किसी से अविश्वास की भावना। राजयक्ष्मा होने से पहले ये जरूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण एक साथ दिखे तो राजयक्ष्मा, इनमें से एक दो या तीन दिखे
तो राज्यक्षमा जैसे ही हमें समझना होगा। समझते हुए हमें च्यवनप्राश। अब देखो जरा, एक आदमी बोलता है सर बहुत चिड़चिड़ा है, हर किसी के साथ झगड़ा करता है, मेरा बेटा को पता नहीं क्या हो गया इन दिनों, कुछ मन नहीं लगता किसी चीज के ऊपर, हमेशा झगड़ा ही करता रहता है। इसमें राज्यक्षमा के बारे में कुछ कुछ चीजें पूछा जाए, उसके हेतु, हेतु माने उसका कारण समझ करके उसको च्यवनप्राश देना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें आप अपने बुद्धि से विवेचना करें। रोगी के आंखें अत्यधिक सफेद दिखता है, भोजन करते वक्त जी मचलता है, रोगी अपने शरीर के, उसकी जो लंबाई है हाथ की, शरीर की, हमेशा उसको नापने का उसका मन करता है, अपने शरीर को नापने का वो हमेशा, आज हाँ कितना केजी, आज इतना, कल कितना, मुर्गे की तरह तौलता रहता है खुद को, बहुत ज्यादा तौलता, ऐसा उसके मन में इस तरह के विचार उसके आते हैं। उसके शारीरिक गुरुदेव बल, प्रणाम। प्रणाम जी, उसके शारीरिक बल और मांस, शरीर का जो मांस है धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। बड़ी बात है, स्त्री से, शराब से और नॉन वेज से बड़ा लगाव रहता है, हमेशा सेक्स के लिए सोचता है, दिन रात कामुक रहता है, सेक्स सेक्स सेक्स। स्त्रियों को देख करके प्रभावित हो जाता है, हमेशा सिगरेट गुटखा दारू पीने के लिए लालायित रहता है, और नॉन वेज तो वो खूब खाने का मन करता है, उसको खूब नॉन वेज खाने का मन करता है। ध्यान देना, यह भी राज्यक्षमा का ही पूर्व रूप अवस्था है। इस तरह के लक्षण दिखने पर राज्यक्षमा के हेतु में जाना चाहिए। सपने में, ये ग्रंथकार के इस आशय को समझो, ग्रंथकार बताते हैं कि इस तरह के लक्षण दिखेगा। आसमान में सपने में उड़ते गिद्ध को देखता है, कोई जलाशय तो देखता है, तालाब, बट पानी नहीं है उसमें, सूखा हुआ जलाशय देखता है। नदी और जंगल ज्यादातर सपने में वो देखता है। तो सपने में की बातें भी राज्यक्षमा। पितरों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ जो मर चुके हैं उनके साथ कहीं बैठ करके दारू पी रहा है, मजे कर रहा है, राज्यक्षमा का पूर्व रूप। एक एक लक्षण को देखिए, उसके बाद दवाई, दवाई क्या, इसकी चिकित्सा व्यवस्थित करिए। अब इसके हेतु को देखना है। जब आपने देखा, आपने पूछा, अगला बोलता है कि सर मैं तो सपने में पितरों के साथ या मरे हुए लोगों के साथ दारू पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, या इस तरह की चीजें कर रहा हूँ, उनके साथ संभोग कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे बताते, भूत प्रेत के साथ संभोग, खूब मस्ती से सेक्स कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हेतु में जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से उसका कारण के बगैर कभी भी पूर्वरूप और रोग वाला लक्षण कभी नहीं दिखता। तो कारण में क्या है, राज्यक्षमा के लिए हम पढ़ते आ चुके पहले द्रव्य गुण, इसमें आयुर्वेद में वेगावरोध, वेगावरोध कुछ कुछ कारण है, उसमें पहला वेगावरोध है। मल के वेग को रोका गया, मूत्र के वेग को रोका गया, पसीना के वेग को रोका गया, छींक के वेग को रोका गया, व्यायाम करते वक्त जो श्वास है उसके वेग को रोका गया। बहुत सारे वेग है, उन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। अधारणीय वेग, जिसको धारण नहीं करना चाहिए, उस वेग को जबरदस्त बलपूर्वक रोका गया। जैसे बहुत सारे लोगों को फीवर आता है, तो ज्वर भी एक वेग है, लेकिन फीवर आ गया तो तुरंत क्या नहीं करना चाहिए, उसके गर्मी को रोकने वाली, गर्मी को बंद करने वाली उसके दवाइयां नहीं देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये शरीर का वेग है, शरीर
अपने शरीर को संतुलित करने के लिए सारी चीजें शरीर अपने आप कर रहा है। अब मेरे शरीर से बड़ा हितैषी मेरे लिए और दूसरा कौन होगा? वो डॉक्टर तो नहीं है जो फीस लेकर के मेरे को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, वो भी कुछ ब्रांडेड फार्मेसी और कंपनी का, जिससे उसको कमीशन मिल रहा है। मेरे शरीर से बड़ा हितैषी तो वो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना? तो मेरा शरीर अगर हीट को बढ़ा रहा है, गर्मी को बढ़ा रहा है, तो मेरे लिए सबसे प्राथमिक बातें क्या होनी चाहिए? मैं उस डॉक्टर के पास जाकर के उसके बातें सुन करके उस कैप्सूल को, उस टेबलेट को खाऊं, या मेरे शरीर की बातों को मैं सुनूं? लेकिन ये बातें कहना बड़ा आसान है, कहना बहुत सरल है, इसको लाइफ में इम्प्लाई करना बहुत मुश्किल है। ये वही आदमी सोच और कर सकता है, सोच के साथ, जिस आदमी ने आयुर्वेद प्रॉपर तरीका से पढ़ा है। ये शरीर के वेग है, क्यों हो रहा है, उस दिशा में जाकर के उस क्यों का समाधान करना चाहिए। दूसरे नंबर में है क्षय के बड़ा जो कारण है, ईर्ष्या, डर, क्रोध, शोक, चिंता से हमेशा अगर व्यक्ति युक्त रहता है, उसके बाद जो हमने पहले पूर्व रूप अवस्था की बातें पढ़ा, ये होता है, और उसके पीछे का रीजन हमें पता चला, भय है, ईर्ष्या है, डर है, क्रोध है। जैसे कुछ लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन और क्या क्या चीजें होती है, हमेशा भयभीत रहना, ये सभी जो चीजें हैं, ये राजयक्ष्मा का हेतु है, राजयक्ष्मा का हेतु है। लेकिन डर, चिंता, शोक, ये धातु रस क्षय का कारण है। रस क्षय की, धातु क्षय की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक दूसरे के साथ शरीर में चीजें रिलेटेड रहते हैं। तीसरे नंबर में चरक चरक संहिता के लिखा हुआ है ये साहस। राजयक्ष्मा का तीसरा बड़ा कारण है साहस। साहस का मतलब है अपने सामर्थ्य से अधिक कुछ करना, सामर्थ्य से अधिक कुछ करना, जिम में जाकर के जितना सामर्थ्य है उससे ज्यादा करना। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भैया जिम में जाने वाले अपने डोले दिखाते बड़े मस्त रहते हैं। अच्छी बात है, व्याधि के स्वरूप में, प्रारूप में नहीं है उसका शरीर, हो सकता है अभी, लेकिन बाद में क्या होगा, कल क्या होगा, अभी तो नहीं ना कह सकते। जिम में जाकर के जिन्होंने मसल्स प्रॉपर तरीका से बनाया और उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता, फुलाता हुआ उस तरह के वीडियो बनाता है, कलर वलर लगा करके वो करता है, ऐसे वीडियोस तो हम खूब देखते हैं। लेकिन जालिम दुनिया बिगड़ते हालत को नहीं दिखाता। उस जिम से होने वाली जो गलत परंपरा, गलत तरीका से जिम किया गया, कुछ खा करके व्यायाम नहीं करना चाहिए, श्वास को बंद करके व्यायाम नहीं करना चाहिए, जिम भी व्यायाम का ही हिस्सा है। अधिक मात्रा में बोलना, यह भी साहस है। दिन भर चीख चीख करके बोलना, बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा काम करना, अधिक लड़ाई करना, बहुत ज्यादा यात्रा करना, कूदना फूदना, पानी में अधिक तैरना, चोट लगना, कहीं से चोट लग गया, ये भी सारा साहस के अंतर्गत आता है। बैलों से, जानवरों से लड़ाई करना, एक दूसरे के साथ मुक्काबाजी करना, ये सभी किस में आता है? साहस, साहस के अंतर्गत। अत्यंत मात्रा में, अधिक मात्रा में, रोज के रोज अगर ये होता है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं अगर उसका दिन खराब होगा। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई एक आदमी स्विमिंग करता है तो उसको इस तरह के राजयक्ष्मा हो ही जाएगा। हो सकता है किसी किसी में, जैसे एक आदमी सिगरेट पीता है, एक को नहीं हुआ, 10 आदमी पिएंगे तो उनमें से एक दो अच्छे होंगे, भाग्यशाली होंगे जो उस सिगरेट के प्रभाव से बच गए। लेकिन ज्यादातर सिगरेट धूम्रपान करने से शरीर में गड़बड़ हो जाती है, लंग्स से रिलेटेड राजयक्ष्मा जैसी स्थिति हो जाती है। साहस,
ठीक। अब आ गया विषमासन। विषमासन का मतलब क्या है? ये भी राज्यक्षमा की एक अवस्था। एक बार भोजन पेट भर के खाने के बाद दोबारा तुरंत फिर बहुत ज्यादा या कुछ न कुछ भूख लगे बगैर ही खाते रहना, ये राज्यक्षमा का हेतु है। विषमासन। उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब किसी प्रकार के संक्रमण से निरंतर शरीर जूझ रहा है, कैंसर से, ट्यूमर से, कोरोना से, इसी प्रकार के बहुत सारे जो वायरस है या वंशानुगत किसी रोग से पीड़ित रहना, उसकी चिकित्सा कर करके तंग हो जाना, कई प्रकार के रेडिएशन से, ये भी एक प्रकार का उपसर्ग है। कई प्रकार के रेडिएशन से, कई प्रकार के इस तरह के जो ट्रीटमेंट जो आज दिए जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन अधिक मात्रा में बहुत बचपन से ही दिया जा रहा है। बचपन से ही कुछ न कुछ है, डॉक्टर ने बहुत ज्यादा मेडिसिन उसको दिया, उसके वजह से, क्योंकि राज्यक्षमा के उपद्रव के रूप में संज्ञानाश बताया है। संज्ञानाश ऐसे बहुत सारे उपद्रव हेतु की वजह से भी हो सकता है। बचपन से दवाइयां दिया, ज्यादा डोज में दिया, पेशेंट में सहन शक्ति थोड़ा कम था, रोग जो है अपने प्रबल वेग में था रोगी उससे, तो एलोपैथिक डॉक्टर को तो फिर क्या लेना देना है। अच्छा ऐसा है, चलो एक दवाई और ठोक दो। तो ठोकम ठुकाई में रोज के रोज इतने सारे दवाइयां ले लिया गया कि रोग से, उसी मेडिसिन से उपसर्ग उत्पन्न हो गया, शरीर में विष का निर्माण हुआ, और वही विष शरीर को, धातुओं के टिश्यूज को कमजोर करके बाद में राज्यक्षमा जैसी स्थिति हुई। अब राज्यक्षमा का जो लक्षण है हम लोग यहाँ सिम्टम्स में देखेंगे। अब इनमें से इस प्रकार के हेतु से, इस प्रकार के कारण से, इनमें से कुछ भी हो सकता है। राज्यक्षमा का मतलब सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस ही मात्र नहीं है। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमजोर हो गया लंग्स, वही मात्रा नहीं है। स्टमक की कमजोरी मात्रा नहीं है। उसके हेतु यानी रीजन को पकड़ो। रीजन परफेक्ट दिख रहा है, जो ग्रंथकार ने 4-5 रीजन जो अभी हमने यहाँ पर देखा, इन रीजन को याद अगर आप करोगे, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट आपके सामने है, सही समय पर वेबसाइट सामने रहेगा, इसको देख करके रोगी को पूछना ही होता है। तो कितने सारी चीजें याद रखोगे भैया, याद नहीं हो पाएगा। बस समझ लो, समझ रखो अपने पास, और जैसे ही चीजें आएंगे सामने से अगले को पूछ लो। ये अगर हेतु दिखता है, और पूर्व रूप में जो ये चीजें हम लोगों ने जो ये पढ़े थे, पूर्व रूप, ये भी अगर चीजें दिखता है, समझ लो कि ये राज्यक्षमा की ओर जा रहा है। अब क्या होगा? अच्छा, राज्यक्षमा में देखो जरा, ओसीडी नाम का एक रोग है, आप जानते हो ओसीडी? राज्यक्षमा में बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। ये सभी राज्यक्षमा, ओसीडी राज्यक्षमा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। आज तक ओसीडी की चिकित्सा आपने नहीं किए होंगे। ओसीडी का केस आ गया, बंदा हाथ कहीं धो रहा है तो धो ही रहा है बस। ओसीडी में ऐसा होता है ना, ये मानसिक एक प्रकार की स्थिति है। ओसीडी क्या है सर? ओसीडी होता है एक प्रकार का, उसके एक प्रकार के मानसिक रोग है। इसका फुल फॉर्म तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक तरह का मानसिक ऐसी अवस्था है जहां बंदा अपने पानी में हाथ, ज्यादातर तो ये लक्षण कॉमन देखा जाता है कि अपने हाथ को धोता रहता है। पानी में हाथ धोया, फिर देखा थोड़ी देर में उसको कंफ्यूज होता है, शंका रहता है कि यार पता नहीं हाथ गंदा तो नहीं है, फिर जाके हाथ धोएगा। मतलब एक आदमी बार बार कोई चीज को दोहराता रहता है, करता रहता है, उसके मन में आता है कि यार ये करो, यार इसमें गड़बड़ी हो रही है, बार बार किसी चीज को वो करता रहता है, कर करके तंग आ जाता है, थक जाता है उस काम को करते करते, लेकिन फिर भी दिमाग कहता है कि एक बार तो और हो ही जाए। ज्यादा लोग नल टूटी को खोला और हाथ, एक पेशेंट फोन किया, सर गुरुद्वारे में मैं सुबह सुबह जाता हूँ, टूटी खोलता हूँ, हाथ धोता हूँ, फिर उसके बाद टूटी बंद करता हूँ, बंद करते वक्त दिमाग में ख्याल आता है, हे भगवान टूटी के ऊपर कोई गंदगी तो नहीं है।
टूटी के ऊपर की गंदगी से मेरे उंगली स्पर्श हो गया, हाथ गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया, फिर टूटी को खोलता है ऊपर से, फिर हाथ धोता है उसी को, फिर बंद करता है। हाँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये एक स्थिति है ओसीडी। बहुत भैया, बहुत जबरदस्त रोग है ये, बहुत जबरदस्त। इसका संबंध राज्यक्षमा के साथ ग्रंथकार ने जोड़ा है। अब उस व्यक्ति से, अब ओसीडी कह करके तो उन्होंने तो नमस्कार कर दिया, आगे पीछे कुछ नहीं है, दवाइयां खाओ, नींद की गोलियां हैं, नमस्कार। लेकिन आयुर्वेद तो बहुत बड़ा है, उसको यही सारी चीजें पूछो, पहले उसका हेतु पूछो, भैया क्या क्या हेतु है, नोट करते हुए जाओ, वो हेतु कब से चल रहा है, अभी भी चल रहा है क्या। 4-5 तो हेतु है, विषम आसन है, उपसर्ग है, साह से छय बेगावत। उसके बाद पूर्व रूप पूछो, पूर्व रूप से पता चलेगा कब से हो रहा है, ये लक्षण उसमें कब था पूर्व रूप वाला, अभी है या पहले है। वैसे ओसीडी पूर्व रूप अवस्था में नहीं है, वो तो राज्यक्षमा का मूल स्वरूप है। उसके बाद ओसीडी, तो यहां से एक रूट मिलेगा आपको चिकित्सा के लिए। हेतु में कौन सा वाला हेतु है, उपसर्ग है तो विषग्न चिकित्सा, विषमासन है तो अग्निमांद्य वाली चिकित्सा, साहस है तो वात वृद्धि कर वात समन चिकित्सा, क्षय है तो मन और वात वृद्धि कर और मन मानसिक रोगों की चिकित्सा, बेगावरोध है तो उदावर्त की चिकित्सा। खत्म। ओसीडी का चिकित्सा, चिकित्सा हम किसके कर रहे हैं, ओसीडी का, क्योंकि चिकित्सा किसकी होती है, हेतु के जो गुण है उस गुण के विपरीत चिकित्सा। हेतु क्या है, वेग अवरोध है, पक्का है क्या, कौन कौन सा वेग का अवरोध हो रहा है, उदावर्त की चिकित्सा, क्योंकि हेतु ही तो रोग का जनक है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा, हम, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये ध्यान देना। इसी तरह से आप लोगों ने दूसरे दवाइयों का एग्जाम्पल पेश करना है। ब्रिजेश जी, अजय जी, अविनाश जी, चंचल जी, ब्रिजेंद्र जी, बलदेव जी, दूसरे जैसे में चंद्र प्रभावटी, एग्जाम्पल पेश करिए। चंद्र प्रभावटी, ब्रिजेश जी, अविनाश जी, चंद्र प्रभावटी के ऊपर एक नोट आप लोग बनाइए, किस रोग अधिकारी के साथ है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां, उनके गुण धर्म क्या है, उस रोग का पूर्व रूप अवस्था को स्टडी करे, उसका हेतु का स्टडी करे, तो चंद्र प्रभावटी आसानी से समझ में आ जाएगा, कहाँ देना है, क्यों देना है, कब देना है, किस कंडीशन में देना है, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हम नाड़ी परीक्षण का क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, है ना। तो क्या लिया जाए नाड़ी परीक्षण?